बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस सिलसिले में जो कैपिटल है उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट हाउस है उसको सब्ज़ रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। और इसके अलावा भी आज पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में कुछ अहम वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को पीका एक्ट 2025 जो है उसके ख़िलाफ़ इकट्ठा किया है। और ये जो सेमिनार था इसमें ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या पीका एक्ट का फ़ैसला भी पार्लियामेंट की बजाय सड़कों पे होगा। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट का जो पहला साल गुजरा है इसकी रिपोर्ट भी फाफिन ने जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट के 35 अरकान पार्लियामेंट ऐसे थे जो कि एक दफ़ा भी किसी इजलास में शरीक नहीं हुए। तो अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो अपने ही इदारे को अहमियत क्यों नहीं देते। इस पर हमारे साथ मौजूद है सेनेटर तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने जो आज बातें की हैं उसका एक क्लिप सुन लेते हैं। Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin, bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde तो तैयब एर्दोगान साहब जो है उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी न सिर्फ हमायत की है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ भी की है कि इन दो मामलात पे पाकिस्तान का किरदार जो है वो काबिल तहसीन है। मेरा ख़्याल है इस पर तो आपका कोई इख्तलाफ नहीं होगा दोनों का कि है। आपको जो तैयब एर्दोगान साहब ने जो बात की है कश्मीर पे और फ़लस्तीन पे, उस पर तो आपका कोई इख्तलाफ नहीं है। मीर साहब, अगर मुझसे शुरू करना है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं तैयब एर्दोगान को मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे मुल्क के वो स्टेट गेस्ट बने, हमारे मुल्क के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, हमारा उनके साथ एक बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। मेरे मुल्क के अंदर जो भी स्टेट गेस्ट आएगा, सदर आएगा, वज़ीर आज़म आएगा, डेलीगेशन आएगा, स्पेशली सऊदी अरब है या ईरान है या अफ़गानिस्तान है, इवन तुर्की, मैं तो समझती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि वो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाएँ। जब लास्ट टाइम वो तशरीफ़ लाए थे तो उनकी बेगम साहिबा के साथ मैंने ख़ुद जो है, जो कि बड़ी बावकार ख़ातून है, मैंने उनके साथ प्लांटेशन ड्राइव की थी और वो बड़ा इसको सपोर्ट करती हैं। तो एक तो ये, फिर दूसरा आपने जो उनकी दो बातें स्पेशल आपने अपने इंट्रो में कही। एक आपने कहा कि कश्मीर पे उन्होंने अपना मौक़िफ़, और दूसरा उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर अपना मौक़िफ़ और पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ की। OIC कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा मेरे लीडर इमरान ख़ान ने अपने दौरे हुकूमत में, जबकि बहुत मुश्किल हालात है, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया था उन्होंने। तुर्की के सदर भी और उनकी बेगम साहब भी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। फ़लस्तीन के ऊपर हमारा मौक़िफ़ जिस तरह मेरे लीडर इमरान ख़ान का है, मेरे ख़्याल में हमने बड़ा बोल्डली जो है उसके ऊपर अपना डिसीजन दिया था। और कश्मीर के ऊपर तो OIC का उन्होंने जिक्र किया, OIC में ही ये बातें हुई थी और वो उसका सेहरा भी मेरे लीडर इमरान ख़ान को जाता है। और ये जो आपने इंटरनेशनल मामलात पे कहा कि पाकिस्तान उनके शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने ये बात की, पाकिस्तानियों के उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं। मैं यकीनन इस बात को ज़रूर रिएट्रेट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जैसे भी हैं फॉर्म 47 के ज़रिए, लेकिन हैं वो वज़ीर आज़म, और उनके तकरीबन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, मेरे ख़्याल में उनको भी अपना मौक़िफ़ इसलिए क्लियर करना चाहिए कि फ़लस्तीन में तो फ़लस्तीन का झंडा जब पाकिस्तान में कोई लहराता है तो उसको स्टेडियम पर से उठा लिया जाता है, और यहाँ पर कोई डी चौक में सेनेटर मुश्ताक की तरह अगर कोई फ़लस्तीनी की आवाज़ के लिए आता है तो उसको और उसकी बेगम समेत उनको पर हमला कर दिया जाता है इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से। और कश्मीर का भी ये है और फ़लस्तीन का भी ये है। इवन जब ईरान के वो इस्माइल हानिया की जब शहादत हुई थी, आपको याद है कि इस हुकूमत में इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि कोई जवाब दे सके। करारदाद उन्होंने हमसे पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वो मंजूर कराई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरफहरिस्त थी। इसलिए तैयब एर्दोगान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लीडर इमरान खान के दौर की बहुत खूबसूरत दो अहम पॉलिसीज़ के ऊपर बात की। मेरी ख्वाहिश है कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो भी कोई कॉन्क्रीट कोई जो है वो बात करें, फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर का जिक्र ज़रूर करें
और फ़लस्तीन का जिक्र ज़रूर करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हमारे दिल के करीब हैं। हम अपने मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देंगे। जी तलाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो खैर इतनी लंबी बात नहीं करना चाहता था। जब किसी बात पे इत्फाक़ राय हो तो फिर उसमें अपनी सियासी लगता है कि इत्फाक़ राय नहीं उस सियासी पार्टी का मौक़िफ़ या अपने पाकिस्तान की बजाय किसी एक ख़ास बंदे को आप पाकिस्तान से ऊपर बढ़ाकर पेश करने लग जाएं। मामला ये है, जब इनकी हुकूमत गई है तो टर्की जितना खुश था ना, वो ज़रा कभी पूछ लेते कि उनसे वादे करके कि मैं आऊँगा उस कॉन्फ्रेंस पे, और फिर रास्ते में से निकल गए थे। इसी तरह चाइना नाराज़, टर्की नाराज़, सऊदी कंट्रीज़ नाराज़, फिर आपने अब अमेरिका के बारे में अपने सियासी नैरेटिव बनाने के लिए ऐसे नारे लगाए कि वहाँ तक भी कोई अच्छी बात। तो ये जितने आपके तलक़ात थे उसे मेंड करने में, उन ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए, वो सबसे पहले तो हमें पिछले 16 महीने की हुकूमत में भी अभी 1 साल वो लगा है बड़ी मुश्किल से ब्रादर कंट्रीज़ को दोबारा से वो जो हमारा उनसे रिश्ता है बहाल किया है। बाकी रही फ़लस्तीन की बात, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, बल्कि लोग ऐसी कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ कोई बंदा नाम लेके कंडेम नहीं करता था, वो क्या कहते हैं, सऊदीया से लेकर पेरिस से लेकर दुनिया की किसी जगह पे भी वो गए हैं, उन्होंने बात की है। यूएन में किस तरह उन्होंने वॉकआउट किया, किस तरह, और फिर ये नहीं अमली तौर पे आज उनके डॉक्टर्स हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आज वहाँ तक जो इमदाद है अमली तौर पे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि मौक़िफ़ हमारा उनसे जो रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, चले कोई कमज़ोरियाँ होंगी लेकिन इतनी भी नहीं। हमने रोल प्ले किया है और आइंदा भी करेंगे। बहरहाल टर्किया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात थी कि सारे सब ने वेलकम किया है, तो ऐसे ही करना चाहिए। चलें, अच्छा अब ज़रा आ जाएं जी, पार्लियामेंट का जो 1 साल गुजरा है, उस 1 साल के बारे में फाफिन ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये कह रही है जी कि जो पार्लियामेंट का 12वां सेशन था, ये सिर्फ 13 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक रहा। सिर्फ 36 अरकान पार्लियामेंट यानी 11% ने तमाम इजलासों में शिरकत की। 35 अरकान असम्बली यानी सिर्फ 11% ने एक भी इजलास में शिरकत नहीं की। नवी यानी आखिरी इजलास में सबसे ज़्यादा 117 अरकान यानी 37% ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सिर्फ 2 इजलासों में, जबकि अपोजिशन लीडर ने तमाम इजलासों में शिरकत की। वज़ीर आज़म की पार्टिसिपेशन 15% है, अपोजिशन लीडर की 100% है। इस्लामाबाद के अरकान असम्बली दीगर इलाकों के अरकान से ज्यादा रेगुलर थे। 96 अरकान थे यानी 35% ने छुट्टी की दरख्वास्त दी, और 181 अरकान असम्बली यानी 65% दरख्वास्त के बगैर ही गैर हाजिर है। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी डिटेल है। मैं ज़रताज गुल वज़ीर साहबा आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने लोगों के नाम नहीं लिए, इंडिविजुअल्स का मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर पार्लियामेंट में सिर्फ 11% अरकान जो हैं वो रेगुलरली उनकी शिरकत होगी, तो इसका मतलब है अरकान खुद इस पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? देखें, मेरा ख्याल है कि सॉर्ट ऑफ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि पार्लियामान में जब लोग मुंतखब होकर आते हैं, 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं। मैं डेरा गाजी खान के गयूर अवाम के वोट से ही दोबारा पार्लियामान में आई हूँ, और मेरे पास इमरान खान का निशान और इमरान खान का वोट है, उन्हीं की पॉपुलैरिटी है। तो मैं अगर अपने इलाके के लिए बात नहीं कहूँगी, अगर मैं हक हलाली नहीं करूँगी अपने वोट की, जो कि पार्लियामेंट का फ्लोर है, और ये वन ऑफ दी मोस्ट डॉक्यूमेंटेड वो है पार्लियामेंट है, कि आप उसके इजलास को अगर सीरियस ना लें तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि ख़ुद मेंबरान ना आएँ। लेकिन मैं सिर्फ उसका 2-3 चीज़ों का एडिशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने देखा ना, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के ऊपर आती है। अगर वज़ीर आज़म ख़ुद नहीं आएंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन आवर में आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मीर साहब, जब क्वेश्चन आवर होता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, तो पहले 3 रो जो है वो बिल्कुल खाली होती है। स्पीकर साहब को वार्निंग देनी पड़ती है कि न सेक्रेटरीज़ होते हैं, न वज़ीर होते हैं, न मुशीर होते हैं, न आपके पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ होते हैं, न वज़ीर आज़म होते हैं। कोई सीरियस नहीं लेता। और आपने ख़ुद बताया है कि 100% उमर अयूब साहब के अपोजिशन लीडर को, और यकीनन अगर मेरी भी आप निकालेंगे, मैं भी हमेशा हर इजलास के अंदर शिरकत करती हूँ। अगर कहीं पर गलती से कहीं एक दिन में ना आई, उसकी वजह ये होगी कि आपके भी को 5-6 MNA ऐसे हैं जो बहुत कम आते हैं। बहुत देखिए, मैं आपको वही बता रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मुबीन आरिफ जट हैं, वो जब मुंतखब हुए, ऐवान का हिस्सा बने, तो उनको स्पीकर साहब ने ही किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर यंग पार्लियामेंटेरियंस में भेजा। वापसी पे इस हुकूमत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी की और उनको आने ही नहीं दिया। कितने महीने उनको आने में लगे,
हम किसी के नाम ECL के ऊपर है उसको डिस्टिंग्विश कर दें। जो लोगों का नाम ECL पे या PNIL में या उनको वापसी पे आने नहीं दिया जाता या उनको ज़बरदस्ती जो है वो अबडक्शन होती है या उनको किडनैप किया जाता है या उनको हरास किया जाता है, उसके अलावा अगर कोई भी अपने उसको सीरियस नहीं लेता तो मेरे ख्याल में फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आप तनख्वाह लेते हैं उसको हलाल करें। और लेकिन मैं समझती हूँ कि मीर साहब सबसे बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर आती है। पीपल्स पार्टी भी बहुत दफ़ा स्पीकर साहब को कह चुकी है कि यहाँ वजीर मशीर जवाब देना पसंद नहीं करते, सिवाय डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के या मेरा ख्याल में। लेकिन पीपल्स पार्टी के भी सिर्फ 11% अरकान जो हैं उनकी हाजिरी 100% है, उनके भी अक्सर लोग नहीं आते। तो इसका मतलब है कि हुकूमत खुद पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेती, और जो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट को एज ए रबर स्टंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब 26वीं आईनी तरमीम थी, जब अपने मफाद के एजेंडे थे, तो फिर तो रातों रात पार्लियामान के ऊपर हमला करके 10-10 इलेक्टेड MNAs भी गायब हो गए, रातों रात उनकी बेगमात भी और बच्चे भी गायब हो गए। हरास भी किया है कि 26वीं आईनी तरमीम को पर स्टैंप लगा दो, रबर स्टैंप की तरह आईनी तरमीम पास करा दो। लेकिन जब असल बात आती है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जब पब्लिक के आपने क्वेश्चन आंसर होते हैं या आपने अहम फर्ज करे, यही हम बात करें ना, अगर फर्ज करें रीजनल चेंजेस होती हैं तो आना तो चाहिए ना वजीर आजम को, फॉरेन मिनिस्टर को आना चाहिए, हमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई जवाब दे दें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई जवाब दे दें। बड़ा अहम सवाल करना है। जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक 5 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, 5 जो एक भी इजलास में नहीं आए। इनको तो फौरन मैंने इनसे सवाल किया है, खत्म कर देना, इनसे सवाल किया ना। मैं आपके MNAs भी हैं ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि अपोजिशन में है तो अपोजिशन को थोड़ी सी मैं हमेशा स्पेस देता हूं, मैं नहीं नाम ले रहा। लेकिन इनके जो वजीर 5 एक भी मीटिंग में नहीं आए, मैं उनके भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है वो कौन है। मीर साहब, गुजारिश ये है कि जो नेशनल असम्बली है उसमें स्टेट मिनिस्टर भी जवाब दे सकता है, उसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी भी जवाब दे सकता है, और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का यही काम होता है कि वो जो हाउस का बिजनेस है नेशनल असम्बली का, उसमें वो 3rd मिनिस्टर के तौर पे उसमें हिस्सा लें। देखिए, एक तो कई बड़े इम्पोर्टेंट कई मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस असम्बली के मेंबर हैं, और वो लीडर्स कई तो टॉप के लीडर यानी अपनी पार्टी में टॉप। तलाल साहब, आपकी तो हाज़िरी काफ़ी रेगुलर है। नहीं देखिए, तो अगर आप आ सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं? देखिए, मैं अपनी कोई पार्टी में बिल्कुल उस टॉप पे तो नहीं, देखिए ना, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप यही देख लेना, मौलाना फजलुर रहमान अगर मेंबर होंगे तो उनके बहुत सारे और मसले होंगे ना जी, उन्होंने पार्टी भी चलानी है, उनके और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं इस मुल्क में, बाहर, इसी तरह बाकी लीडर्स हैं और इसी तरह मिनिस्टर्स हैं। तो मिनिस्टर का होना नहीं, जवाब देना ज़रूरी है, और जिसका हम हलफ उठाते हैं उसमें ये शामिल है कि अगर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी नेशनल असम्बली में है तो वो मिनिस्टर के जगह ही जवाब दे रहा होता है, मिनिस्ट्री की जगह ही जवाब दे रहा होता है। तो मकसद है जवाब आना चाहिए। और दूसरा, अब अगली बात मीर साहब, ज़रा हम जवाब दें किसको? ये सेनेट में आप ये देख लें, ये अपनी तकरीर करते हैं, वॉकआउट करते हैं, कोरम की निशानदेही करते हैं, हमारी नहीं सुनेंगे कोई बात। इन्हें जब भी बात होती है, भाई वहाँ माहौल तो हो ना, आते हैं ये जी कागज़ फाड़े, ये पीछे एक बंदा वीडियो बना रहा है, एक MNA, दूसरे फाड़े ये किया जी, और अजलास में से अपना TADA लेके चले गए। ये इनका नहीं, 1 मिनट आप फुटेज निकालें ना, मुझे ये बताएं मीर साहब, हमारे वजीर आके किसको जवाब दें? देखिए, माहौल तो पैदा करें ना, एक कोई डिबेट का माहौल होना चाहिए, कोई सुनने की भी। आज मैं कह रहा हूँ खुद करके कोरम जी कागज़ उछाल देंगे वहां पर। नहीं तो कोरम जब वो पॉइंट आउट करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि इजलास में बंदे पूरे नहीं होते। साहब आज फिर पूरे थे ना हमारे, हाँ। फिर भी उठ के चले गए। अच्छा। देखिए ना गुजार, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप सुने ना, आपने क्वेश्चन आंसर का माहौल तो बनने दें। आप क्वेश्चन आंसर, ये लोग अंदर चाय पीते हैं, वहां पर एक बंदा भेजते हैं कि जाके कोरम की निशानदी TADA पूरा लेके जाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये हमें क्या, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि TADA और ये जो आपकी तनख्वाहें हैं, लेकिन क्या मेरी बहन वो रही हैं कि जब क्या कहते हैं 14 में जो धरना था 4 महीने का, उसकी तनख्वाहें भी ले गए थे ये, ठीक है ना। तो मामला ये है, गुजारिश इसमें दोनों साइडों का रोल है पार्टी का, इसमें पार्लियामेंट का माहौल बनाने में। ये माहौल बनाए, हुकूमत को बिल्कुल जवाब देना है, हम जवाब देने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम करे।
ये सिर्फ किसी चौक चौराहे का काम ना करे कि आप आए, कागज उछालें, किताबें फेंकें, नारे मारें और घर चले जाएं। पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास होता है तो उस पर बहस मुबाहिसा भी कर लिया करें ना। देखिए मीर साहब, जो आप गिला कर रहे हैं ना, वो आपने आखिर में करना है पीका का। हाँ, ठीक है। जो उसका पहला कानून था उसमें मैं उस कमेटी का मेंबर था, 2016 वाला जी। 2 साल उसकी डेलिब्रेशंस हुई। बेसिक पहला कानून था और उसमें हमने पब्लिक हियरिंग्स, जो हर स्टेक होल्डर से मिले। देखिए आपका ये जो गिला है ये रजिस्टर हो चुका है हर जगह पे। और अगर देखिए, एक तो ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए। देखिए मीर साहब, इसमें जो एक नुक्ता जो हम आपको समझा नहीं ना पाए वो ये है कि सहाफ़ी और सहाफ़त का इस पीका से कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। और ये तो उन लोगों के लिए जिनके हाथ में ये कैमरा है, वो मेरे नहीं, लेकिन आप माजरत के साथ अर्ज़ है कि आज जो सेमिनार था उसमें सहाफ़ी थे और सहाफ़ियों ने सियासतदानों को दावत दी हुई थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, महमूद अचकज़ई साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी थे। तो वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बात की, ज़रा सुना। आज मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया में कदगनों को नामंजूर करता हूँ और उनकी आज़ादी के लिए आप पेशाना बचाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर आज भी आपको ये हक मिल जाए कि आप अपना ज़ाबिता खिलाफ खुद बनाएंगे तो हुकूमत से बहुत ही बेहतर बनाएंगे। और मैं अलल ऐलान आपकी तायीद कर रहा हूँ। और फीका एक्ट, ताकत मुर्दाबाद, अदालत जिंदा। कदम ब कदम हम एक साथ चलेंगे। अच्छा ज़रताज साहबा, मीर साहब मैं इस पे जवाब जी जी। देखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं कोई इस पोजीशन में तो नहीं कि दावा करूं, लेकिन इस बात का एहसास है अगर इसमें बेहतरी आ सकती है तो इसमें बेहतरी आ जाएगी। यही पार्लियामेंट लेकर आएगी हमें। अच्छा। कोई बिल्कुल आप इसमें ज़रा भर भी कोई डाउट नहीं है कि इस पर कोई टारगेट खुदा न खास्ता कोई सहाफ़ी या सहाफ़त या इजहार राय है। हाँ, रेगुलेट करना। देखिए ना, मेरे गांव से लेके एक छोटी सी जिनके हाथ में ये मोबाइल है वो जिसकी मर्जी इज्जत उछाल देते हैं, जिस महकमे की, जिस फ़र्द की, जिस आप रेपुटेशन का इतना लॉस होता है कि लोग सारी उम्र उसको रिकवर नहीं कर सकते। और कभी आप फतवा दे देते हैं, किसी की सर की कीमत लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको रेगुलेट होना चाहिए। बाकी देखिए, आपका ये मीडिया रेगुलेट हो रहा है तो कोई पाबंदी, जिस दिन से पीका आया है आपने मीर साहब कौन सी बात नहीं की, बल्कि उससे सख्ती की है। मजबूर हो गया ना? नहीं मजबूर नहीं, किस पे क्या हुआ है और ज्यादा सख्त की है। तो देखिए कोई ऐसी नहीं है, नहीं, अगर इसमें बेहतरी आ सकती होगी हम इसको बेहतरी लेकर आए। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हमने वो सेमिनार में भी याद दिलाया असद कैसर साहब को, जब आपकी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की तो यही कानून ऑर्डीनेंस के ज़रिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डीनेंस के ज़रिए नाफिज किया गया। तो कोई आप वादा करेंगे हमारे से कि आइंदा जब अगर आप हुकूमत में आते हैं तो इस तरह के कानून नहीं बनाएंगे? मीर साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ज़रा चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं इसका भी जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि कोरम की निशानदही तब होती है जब हुकूमत के वज़ीर मुशीर आते नहीं हैं। पार्लियामेंट को चलाना, कोरम पूरा करना हुकूमत की ज़िम्मेवारी थी, अपोजिशन की नहीं होती। तो ये इनकी नालायकी है या ये टेकन फॉर ग्रांटेड है क्योंकि मुफ्त की इनको सीटें मिल गई हैं, मुफ्त की हुकूमत मिल गई है। तनख्वाह ये लोग लेते हैं, मराहत ये लोग लेते हैं, झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं, पर्सन प्रिविलेजेस इनके पास हैं। तो अगर वज़ीर आज़म सिर्फ 2 दफ़ा आता है और अपोजिशन लीडर 100% आता है तो इसका मतलब है कि हम सीरियस लेते हैं, ये लोग खुद पार्लियामान को सीरियस नहीं लेते हैं। दूसरा, अगर अपोजिशन चाय पीती है तो अपने जेब से पीते हैं, हम आपकी जेब से चाय नहीं पीते हैं, हम अपने पैसे देते हैं तो लिहाजा हम चाय पीते हैं। तीसरा ये कि ऐवान के अंदर आपने कहा कि जी इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी की, जी कागज़ इस तरह के जो है उठाए जाते हैं या फेंके जाते हैं। जब आप लोगों के अवामी नुमाइंदों की बात नहीं सुनेंगे और अगर आप इसका भी रशा निकालें जो इनके जवाबात हैं, हर दूसरे क्वेश्चन के आगे लिखा होता है क्वेश्चन आंसर नॉट रिसीव्ड, आंसर नॉट रिसीव्ड। फिर जब एजेंडे इनको बाहर से आते हैं, इनको रातों रात एजेंडे मौसूल हो जाते हैं, अगर इसके ऊपर इनको खुद नहीं पता होता कि एजेंडा क्या आया है या अचानक से कौन सा ऑर्डिनेंस आया या कौन सा एक्ट आया है, तो इसमें इनकी जिम्मेवारी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम अपने आवाम के लिए जाते हैं, अपने वोट की हिफाजत करते हैं, अपने आवाम के लिए बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिशन लीडर को या आप हमें माइक भी नहीं देंगे, आप हमें बोलने भी नहीं देंगे, और जब हम माइक लेते हैं तो आप हमें नेशनल टीवी पे दिखाते भी नहीं हैं, आप हमारी तकरीर भी नहीं दिखाते हैं, तो ये आपके ऊपर कदगन है, हमारे ऊपर कदगन नहीं है। और अगर पार्लियामेंट को किसी ने रबड़ स्टैंप बनाया तो वो आपने बनाया है, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में 10 इलेक्टेड नुमाइंदे रातों रात वहाँ से अगवा हो गए
और आज तक उस कमेटी का पता नहीं चला कि वो कहाँ थे और किधर चले गए थे। तो मेरा भी सवाल था ना कि जब आप पीका कानून जो है वो उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करते हैं तो आपने भी तो पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया हुआ। मैं उसकी भी आ गया, हमें एक्सेप्टेंस की तो हमें फिर भी इतने गट्स थे। अगला मैं बताती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि जी चाइना इनसे नाराज था, अमेरिका इनसे नाराज था। अगर अमेरिका की नाराजगी का आपको डर है ना तो धड़ाधड़ ट्वीट्स आपने डिलीट किए हैं, क्योंकि आपने दहशतगर्द कहा था ट्रंप को, हमने नहीं कहा था। आपको डर था तो इसलिए अमेरिका से आपने अपनी जो है वो ट्वीट्स डिलीट की। बाकी इन्होंने कहा कि जी चाइना नाराज है, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने गिरबान पे गौर करें, क्योंकि चाइना की कंपनी ने नैब को लिखा है कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा और बतौर रिश्वत इनको कहा जा रहा है कि हमें बुर्ज खलीफा में दुबई में जो है वो एग्जैक्ट इन्हीं के साथ ये कि हमें जो है वो फ्लैट दे दी जाए वरना हम आपको काम नहीं करने देंगे। तो ये इनके दौर में करप्शन का हाल है। अच्छा, पिका एक्ट की मैं बात करती हूँ, मैं पिका एक्ट की बात करती हूँ। ये मैं ग्लोबल इंडेक्स आपको बताती हूँ। इस वक्त ये कह रहे हैं ना कि हम पार्लियामान में या मौजूदा हालात के मुताबिक अगर हम उसको ऊपर बात करके आप हमें माहौल बनाएं, आपने इन्वायरमेंट बनाना है और आपने हमें जवाब देना है। हम आपसे जवाब पूछना ये चाहते हैं कि आपके दौर हुकूमत में इस वक्त माइनस पे GDP है 0.4%। काइंडली हमें आपका जो है फाइनेंस मिनिस्टर आए, हमें उसका जवाब दे। फिर जो है पाकिस्तान इस वक्त मोस्ट डेडली कंट्रीज में हो चुका है मीडिया पर्सनल के लिए, रिपोर्टर्स के लिए। ये मौजूदा इंडेक्स बता रहा है और आपने अपने करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए पिक एक्ट में इसको लेजिटिमेट कर दिया। आपने हमसे कहा हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी इंशाल्लाह दौरे हुकूमत आएगी, हम इस तरह का कोई कानून पास नहीं करेंगे। तीसरा थोड़ा सा फिर मैं इनसे चाहती हूं कि इनका मिनिस्टर आया और हमें बताया कि इस वक्त पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में लोएस्ट रैंकिंग के ऊपर क्यों चला गया। हमें जरा इसे जवाब सुनना चाहती हूँ। पंजाब के अंदर 47 टेक्सटाइल मिल बंद हो गई हैं, 35 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। लोग इसके मुल्क के अंदर रहना क्यों नहीं चाहते? कश्तियों में भी पाकिस्तानी लोग की क्यों अमवात होती है? मैं चाहती हूं कि इनका मिनिस्टर आए, हमें जो है वहां पे जवाब दे। आखिरी बात, पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में आता है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है, बच्चे स्कूलों में नहीं है। हाईएस्ट रैंकिंग है पाकिस्तान की, दूसरे नंबर पे आता है। मैं चाहती हूँ कि इनका एजुकेशन मिनिस्टर आए और हमें बताया कि पाकिस्तान इस रैंकिंग के अंदर क्यों चला गया है। और दूसरी बात यह कि आपको अगर काम का पता होता, अगर आपको अपने एजेंडे का पता होता, अगर आपको आपने कहा ना कि जिस सेक्रेटरीज आएंगे आपको जवाब देंगे। आई एम रियली सॉरी, इतने इनकॉम्पिटेंट है इनके जो पार्लियामानी सेक्रेटरीज हैं, इनके वजीर मुशीर इतने इनकॉम्पिटेंट है कि खुद इनकी अपनी जमात जो इनके साथ है MQM भी कहती है और पीपल्स पार्टी भी कहती है, उनको तो जवाब इजाजत देगी कि मैं ब्रेक ले लूं? बिल्कुल ले लें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस नील बटा नील है। आप कह रही हैं कि आपके इनके मिनिस्टर आगे बताएं। बिल्कुल बताएं। मिनिस्टर्स को छोड़े, आज तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है मुल्क बड़े अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा और मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा मुल्क बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। तलाल चौधरी साहब, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा एक्स पे ऐलान किया, लेटर एंड डोजियर्स डिलीवर्ड टू IMF मिशन इन इस्लामाबाद, कॉपी ऑफ द लेटर, फोटो ऑफ द डोजियर दैट हैड बीन सबमिटेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द फोटो ऑफ द पतन रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन 2024 आर अटैच्ड बिलो। और उसके उन्होंने लगा दिए हैं और फिर जो लेटर है वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये जो, और मेरी इतला के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब कल उनके डेलीगेशन को मिल भी रहे हैं IMF वालों को। आपको इस पर कोई इतराज़ तो नहीं है? मीर साहब, आपको एक बात का पता है कि जो उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ एक इंतखाबी उज़रदारी है, उसमें वो 6 दफ़ा वहाँ अपनी रिकाउंटिंग और थैले खलवाने से बहानाबाजी करते हैं। अच्छा। कौन कर रहे हैं? उमर अयूब। ये अच्छा। कौन है? अपोजिशन लीडर। ये कौन है जो कहते हैं थैले खोलो? ये कौन है जो कहते हैं इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा से इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए? भी तुम्हारे हल्का वाला तो ठीक हुआ है ना, जायज़ा लेने दो हमें। ठीक है, बात करते कुछ और है। यही एक हंगामा जो था ना, उनकी तो लीड बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा जितनी भी हो, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी लीड ज्यादा है तो थैले खोलन से किया अर्जा जी, खोलन दो ना। ठीक है, क्यों आप बार बार एप्लीकेशंस देती? मैं आपको अगली दफा वो एप्लीकेशंस ला के दूंगा जो इनके वकला देते हैं। अच्छा। और अगली बात, ये 2014 में भी प्याली में तूफान था, आपको याद होगा। यहाँ ये मैं इधर बैठा होता था, यहाँ पत्थर
मारा करते थे ये, और शीशे टूट जाते हाँ शीशे टूट जाते थे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट का, इनकी मर्जी से बना, एक रिटर्न एग्रीमेंट के बाद बना। उसमें कहा कि ऐसी कोई इलेक्शन के बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए, वो 35 पंचर फिर सियासी बयान हुआ, वो फलाना सब कुछ, देखिए ना ये सारा कुछ मसला क्या है? मसला इनका है, इनको अगर इतनी लगता है कि ये सब कुछ ख़राब हुआ है, भाई सेनेट में एमल वली खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस 3 दफ़ा कहा है, और फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि केपी दे थैले तो खोल दो ना, ओ भाई केपी का तो ऑडिट करें ना, वहाँ तो सारे मुतफिक हैं। ये कहते हैं हम बिल्कुल ठीक जीते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक जीते, तो क्यों नहीं करते? बाकी ये जो मसला है इनका, ये इनका माइंडसेट है कि मुल्कों को ख़त लिखना, ऐसी हर्डल्स पैदा करना, क्या यहाँ पर मुआशी बहरान आए, यहाँ पर सियासी बहरान आए, और उसके बाद इनके जो किए गए गुनाह हैं, जो जिन जुराइम की ये सज़ा भुगत रहे हैं, वो कहीं माफ़ हो जाए, वो ना अब इनकलाब आना है। ये सवाल मेरा ये है कि अगर जुडिशल कमीशन से मुलाकात की है IMF के वफ्द ने, तो अगर वो सलमान अकरम राया साहब भी उसको मिलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? देखिए मेरी बात सुने, वो मिलना चाहते हैं अगर, तो वो मिले, लेकिन देखिए ना इनका माइंडसेट ज़रा रीड करें। यानी मसला इस हम सियासत में इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए ये मुल्क को झुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ेंगे। IMF को पहले खत लिखा, उसके हेडक्वार्टर के बाद मुजाहरे किए, और आज भी KPK की जो पैसे जा रहे हैं वफाक से, अगर IMF का वो एग्रीमेंट ना होता तो ये दिवालिया हो चुके होती। वो भी खाते हैं, वफाक से पैसा भी लेते हैं, बिजली भी चोरी कराते हैं, और तो बाद खत भी लिख दे। यार खुदा का खौफ करे को मुल्क बिजली तो पूरे पाकिस्तान में चोरी नहीं जी, सबसे ज्यादा ये भी एजाज इनके पास है, वर्ल्ड कप इनके पास है। पेस्को की आप कभी ब्रीफिंग देख लें तो आप यकीन करें कानों को हाथ लगता है। और करवाता कौन है? इनके वजीर जाते हैं वहां, जो ग्रिड बंद होता है खुद चलाते हैं। देखे ना, IMF को खत लिखने की पुरानी है, लिखते रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लॉबिंग की पाकिस्तान की के खिलाफ, इतनी इंटेंस लॉबिंग किसी पहले कभी ना इंडिया कर सका ना इसराइल कर सका। इन्होंने इतने पैसे लगाए, आज भी व्लॉगर्स को देते हैं, लॉबियस्ट को देते हैं, खत लिखवाते हैं, ट्वीट्स करवाते हैं, IMF को लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम मुल्क भी रियासत आगे को बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। हाँ, आखिरी बात मीर साहब कह दूं, छोटा मुंह बड़ी बात है, ये फिर मुज़ाकरात करने आएंगे इसी पार्लियामेंट। अच्छा, अब बाकी सारी बातें जो है उनका तो आपने जवाब देना ही है, इनसे आप दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? फिर वही बात, सबसे पहले तो ये कि ये बहरान की बात करें कि मुल्क बहरान का शिकार है हमारे वजह से, ये तो खुद एक बहरान की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। यानी 17 सीटों वाली जमात जो कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं जीती, इस मुल्क का सबसे बड़ा इम्तिहान ही यही है कि जो फॉर्म 47 के ज़रिए जो है वो जीते हुए हैं, जो इलेक्शन या वोट के ज़रिए आए ही नहीं हैं, वो इस वक्त मुल्क में लोगों को ताना क्या मारे कि जी आपने यहाँ पे डी चौक पे पत्थर मारे। यानी लोगों को सीधी गोलियां मारने वाले लोगों को पत्थर मारने की जो है वो दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, हालांकि इनको किसी ने भी पत्थर नहीं मारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम बहुत ही जिसको कहते हैं ना शऊर वाले हैं, वो अपने हकूक़ के लिए आते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, अपने सियासी कारकुनान होने का एक सबूत देते हैं और डी चौक में पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं। आपकी तरह सीधी गोलियां नहीं इनको मारते हैं। तो दूसरा, इन्होंने उमर अयूब साहब की बात की। मेरे ख्याल में असल में ये लोग इलेक्शन तो लड़के आते नहीं है, तो डील के जरिए आते हैं, इससे इनको शायद इलेक्शन के डायनेमिक्स ही नहीं पता है कि इलेक्शन जीता कैसे जाता है। जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो आप उसे 1 हफ्ते के अंदर आपका अपोनेंट जो हारा हुआ होता है ना, या कोई वो आपके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन देता है रीकाउंटिंग की, या वो आपको कहता है कि जी ये नल एंड वाइट कर दे, इस इलेक्शन में फलानी चीज़ धांधली हुई है, अगर वो टाइम भी गुजर जाए तो फिर आपके पास ट्राइब्यूनल के केसेस आ जाते हैं। ट्राइब्यूनल में अगर आपने केसेस नहीं दिए हुए और अब आप चूंकि दुश्मनी में, क्योंकि आपसे उमर अयूब साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि उमर अयूब साहब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ के काम करे, पार्लियामान में भी वो जो है वो 100% उनकी हाजिरी है, अपनी PTI के लिए भी वो काम करे और अपने वो केसेस भी 150-200 जो है वो भुगता रहे हैं। तो आपने कहा कि जी उमर अयूब साहब अपने इलेक्शन का जवाब दे KPK का। मेरा इनसे सवाल है कि क्या ये वाकई सच्ची ये बता सकते हैं कि मेयर शराफत अली से क्या मरियम नवाज नहीं हारी, जो 13 करोड़ के सूबे के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती सिम बिठा दी गई है? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद से ये लोग नहीं हारे?
क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वाकई अपनी सीटें जो हैं वो जीते हुए हैं? क्या वाकई ख्वाजा आसिफ जो है वो रेहाना डार से जो है वो नहीं जीते हुए? रेहाना डार से वो हारे हुए। इनका एक एक वजीर मुशीर इस वक्त जो है वो हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि जब आपने सीट जीती नहीं है तो आप तो इलेक्शन के ऊपर प्लीज बात ही ना करें, क्योंकि आपने पूरा इलेक्शन रिग्ड किया, आपने चोरी किया। आप इनसे दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? मैं मुज़ाकरात के ऊपर भी आती हूँ। फिर आप जबरदस्ती जो है इस वक्त मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको हम लेजिटिमेट तस्लीम कर लें। आपको कोई भी लेजिटिमेट जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक ही पैमाना होता है आपकी कुर्सी पे बैठने का, और वो होता है वोट। वोट आपने लिया नहीं है, आप रिग्ड इलेक्शन के जरिए आए हैं। मीर साहब, एक अभी आपने मुझे उमर अयूब ने थैले किदों खिलौने? ये देखिए, ये इस तरह ना एक पंजाबी लैंग्वेज बोलने ने पंजाबी मुझे फखर है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये मुझे फखर है। टीवी है, तो फिर क्या हो गया? मैं पंजाबी हूँ, आप अपने आप को मुझे पंजाबी होने पे फखर है, मुझे पंजाबी। अच्छा जी, उर्दू में थैले आप कब खुलवाएंगी? मुझे आदत नहीं है इस तरह बोलने की, आदत नहीं है। दूसरा कमाल होगी, आज पंजाबी आपको ताना बन गया। नहीं, आप ताने मार रहे हैं, आप उस पंजाब की रहने वाली हैं, आप ताने मार रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपकी ये गवाल मंडी की सोच है, आप इसी तरह ही लड़ाइयां करवाते हैं। प्लीज इस तरह बात न करें। मेरे साहब आपका फर्ज है, मेरे साहब आपका फर्ज है जब मेरी बारी है। मेरा मतलब है कि मैं पेंट कोट पहन लूं तो मैं पंजाबी बोल दूं। नहीं मेरे साहब, इन्होंने केपीके को ताना मारा, ताना नहीं मारा, हकीकत कही है कि केपीके के लोग जो बिजली चोरी करते हैं, सबसे बड़े चोर तो ये हुक्मरान खुद है। बिजली दी 16 अरब की। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेकिन मेरे साहब फिर आप मुझसे शुरू करेंगे। मैंने केपीके अपनी बात मुकम्मल करनी है। केपीके को अगर आप पैसे देते हैं ना एनएफसी अवार्ड के तहत, आप अपनी जेब से नहीं लेकर आए। अवाम के टैक्स का पैसा जो कलेक्ट होके जाता है और फिर तमाम सूबों के अंदर तकसीम होता है। अभी भी आपने केपीके के 1600 अरब रुपए अपनी जेब में डाले हुए आप केपीके को तरक्की नहीं करने देते हैं। जहां तक आपने पंजाब की बात की है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, इमरान खान का वोट है, जो आपने चोरी किया है। गवाल मंडी में भी है ये जी, गवाल मंडी के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है। पंजाबी भी हमारे साथ खड़े हैं, पश्तून भी, बलोच भी, गवाल मंडी की सोच, ये इनकी सोच है ना, जिसके ऊपर ये लोगों के ऊपर चीखते हैं, या फिर अचानक से कोई और लैंग्वेज। मैं अगर यहाँ पे पश्तो बोलना शुरू कर दूं, ये कोई बात नहीं है। नेशनल टीवी हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं। आप एक सी तरीके कार करें, आप अपना आर्ग्यूमेंट करें और फिर आप दूसरों को अपना आर्ग्यूमेंट। लेकिन पंजाब भी से जा चुका है, तमाम पंजाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। ये जरा पंजाब में और गवाल मंडी में मुझे जाके दिखाएं। अच्छा, इनको पता चले कि अब जवाब दे दीजिए। और वैसे वहां से मैंने तो सुना है ओम चौधरी जो है वो ज्यादा बड़ी उससे जीता हुआ है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रेहाना डार जीत गई थी और उमर डार जीत गए थे, ये कभी दोनों काउंसलर नहीं बने। और ख्वाजा आसफ 7 दफ़ा जीता है। हमारे जिन मेंबर्स के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं ना कि फ़लाना जीत गया था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो काउंसलर कभी नहीं बने। बाकी कोई हमने कोई पहली दफ़ा जीत या हार देखी है या जीत के दिखाया है? हम परफॉर्मेंस की बात पे बात करते हैं, छोड़ दे बाकी बातें। उर्दू में कर लेते हैं, पश्तो में कर लेते हैं, जिसमें मर्जी कर लें, परफॉर्मेंस पे बात करें। आए ना, 1 साल में आपने क्या किया है और बाकी हुकूमत ने क्या किया है। 13 साल की केपीके की हुकूमत, उसको नून लीग नहीं चलने दे रही। आपकी अपनी हुकूमत भी वफाक पे रही है। कोई मुझे प्रोग्राम दिखा देना, कोई बता दें। या पंजाब में हर दूसरे दिन वो कोई नया प्रोजेक्ट आता है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोगों के आप बातें आए। केपी भी चलते हैं, वो आपने बड़ी मुश्किल से नकल लगा के एक पेशावर मेट्रो बनाई थी, और नकल वास्ते भी अकल की जरूरत होंगी मीर साहब। मैं तो हकीकत कर रहा, एक मेट्रो इन्होंने 100 अरब में बनाई। शहबाज शरीफ ने 100 अरब से कम में 4 मेट्रो बनाई। ये गुजरती है आपके साथ। यहां से बात ये है, गुजारिश है, परफॉर्मेंस पे बात करें, काम पे बात करें। हम काम की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासत करते रहे। पंजाब या पाकिस्तान दोनों हमारे थे किस पे? परफॉर्मेंस की बेस पे, काम की बेस पे। अच्छा, अब आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा एक जुमले में। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है, सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, मैं सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। एक बात उन्होंने ठीक की है, हम इमरान खान के वोट के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते। मेरे लीडर इमरान खान का वोट है। मैं अगर आज जीती हुई हूँ तो मैं इमरान खान की वजह से जीती हुई हूँ। आप लोग अपने गरेबान पे गौर करें कि आपने नेक्स्ट जो है ना, जब पंजाब में जाना है, किसी ने आपको एक वोट नहीं देना। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को निकाला है पार्टी से। मैंने कहा ना वो हमारी पार्टी का मामला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अमीर साहब, जिस बिजली की इन्होंने बात की ना, चोरी की, आपको पता है कि इनका जो वजीर है बिजली का, सरदार अवैस खान लगारी, वो NA 184 से NA 186 डेरा गाजी खान से ना माल सजाद छीना, डेरा गाजी खान से PTI के
एक आम कारिंदे से, एक आम आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। हार चुके हैं। शेर अफजल मरवत को निकाल दिया है इमरान खान ने पार्टी से। मैंने कहा ना वो हमारी पार्टी का मामला है। एक बंदे को इमरान खान ने जेल से बैठ के पार्टी से निकाल दिया, किक आउट किया, तो आप कह रही हैं पार्टी का मामला है। इमरान खान ने सही नहीं किया। नहीं, मैंने कहा हमारी पार्टी में सारा वोट, हमारी पार्टी में सारा डिसीजन मेरे लीडर इमरान खान का है। तो ये बात शेर अफजल मरवत को नहीं पता थी। इसके बाद में हम इस बात पे अपनी पार्टी में गौर करेंगे, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान का फैसला है। न जरताज गुल, न शेर अफजल मरवत, न बैरिस्टर गौर, न उमर अयूब, कोई भी इमरान खान के वोट के बगैर नहीं जीत सकता। हमें इमरान खान का वोट ही यहाँ पे लेकर आया है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आपके लीडर को हराया था, उसको तो आपने पिछले 2 साल से जेल के अंदर अब जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है साहब। जो इमरान खान है ना, उनके पूरा जिंदगी का पैटर्न देखें। ये बंदे ने मुश्किल वक्त में जिसने साथ दिया है ना, यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ, अलीम खान, जहांगीर तरीन से लेके मरवत तक, और अपनी जाती दोस्ती। शेर अफजल मरवत साहब 2017 में आए थे पीटीआई। बिल्कुल, मुश्किल पहले वो जेयूआई में थे। मुश्किल तरीन टाइम पे जब किसी ने झंडा नहीं उठाया, उस बंदे ने इनका झंडा उठाया, उन्होंने काट के बाहर पता क्यों किया? बस ये कि कोई मेरे से ज्यादा मकबूल तो ना। तारड़ साहब कहते थे कि वो इमरान खान को पॉपुलैरिटी में काट रहा है। वो इनको यही डर होगा अल्लाह। और उसने क्या किया? जहांगीर तरीन का प्रवेश खटक करके अलीम खान का, उनकी पार्टियां बेचारी खत्म हो गई। कह रहे थे ना इमरान खान को बनाने वाले, इमरान खान को जिनके बारे में ताना मारा ना, वो खुद बेचारे आज तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान ने फैसला किया शेर अफजल मरवत के बारे में, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं अपने लीडर इमरान खान को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जरताज गुल की जो इस वक्त जो सियासत है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।